नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको साइंस का सेकेंड लेसन का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सारे लोग इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकने में सफल हो जाए। हम लोग शुरुआत करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता सबसे पहले चीज ये होती है कि ये जो वर्गीकरण है इसकी आवश्यकता क्यों है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो 18वीं शताब्दी के पहले सिर्फ थोड़े से तत्व ज्ञात थे और थोड़े से तत्वों के थोड़े से ही गुणधर्म ज्ञात थे, तो तत्वों की विशेषताओं के बारे में उतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन तत्वों के अधिक से अधिक गुणधर्म भी सामने आने लगे, दूसरे तत्वों के अधिक गुणधर्म सामने आने लगे, तो जिसके कारण अब साइंटिस्टों को उन तत्वों के गुणधर्मों को याद रख पाना काफी कठिन काम होने लगा। इसके कारण उन्होंने ये सोचा कि इन तत्वों के अध्ययन के लिए कौन सा ऐसा उपाय किया जाए ताकि उनके अध्ययन में आसानी होने लगे। तो इसके लिए उन्होंने वर्गीकरण उनको एक सिस्टम में रखने का उपाय उन्होंने सोचा। तो इस क्रम में 18वीं शताब्दी में जब उस समय 30 तत्व ज्ञात थे, तो वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रयास किया था वो प्रयास किया था डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने तीन तत्वों के समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों के समूह बनाए और तीन तत्वों के समूह में उन्होंने यह देखा कि पहले और जो ये तीन तत्वों का समूह है इनके परमाणु भारों में एक थोड़ी सी समानता पाई जाती है। अब क्या समानता पाई जाती है कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत परमाणु भार होता है वो मध्य के तत्व का परमाणु भार आता है। तो उन्होंने क्या किया डोबेराइनर ने, तो सबसे पहले डोबेराइनर की हम ये ट्रिक के बारे में जानकारी, उनकी परिभाषा क्या होती है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य के तत्व का परमाणु भार होता है। फिर से सुनिए कि इफ वी put three elements of same property in increasing order of their atomic masses, the atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of the mass of first and third element। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वो किसका लिया, उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया, पहला लिया ग्रुप वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का जो परमाणु भार था वो क्या था 6.9, पोटेशियम का परमाणु भार कितना था 39.1 और सोडियम का परमाणु भार 23। अब इन दोनों को जब उन्होंने जोड़ दिया तो कितना आ गया, ऐड किया तो आया 46। अब इनका जब मीन निकाला तो कितना आया 23। अब देखिए 23 किसका एटॉमिक मास हुआ, किसका परमाणु भार हुआ, सोडियम का परमाणु भार हुआ। तो उनका ये यहाँ पे वो क्लियर हो गया। दूसरा जो ग्रुप उन्होंने लिया था, किसका लिया था, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास था 40.1 और बेरियम का एटॉमिक मास था 137.3। इन्होंने जब दोनों को ऐड किया तो ये कितना है 177.4 इसका एवरेज निकाला तो इसका एवरेज कितना आया 88.7 इसका एवरेज आया। और जो स्ट्रांसियम का जो एटॉमिक मास था वो 87.6 था। तो 87.6 और 88.7 ये नियर अबाउट थे, ये लगभग समान थे। तो ये भी यहां पे भी इनका जो एवरेज था कि समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों को जब साथ में रखा तो पहले और तीसरे तत्व का जो
परमाणु भार था उसका एवरेज मध्य के तत्व के परमाणु भार के बराबर हुआ। एक और उन्होंने जो ग्रुप बनाया था वो किसका था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु भार था 35.5 डाल्टन, ब्रोमीन का 79.9 और आयोडीन का 126.9। अब इनको अगर हम ऐड कर दें इन दोनों को तो ये कितना आ रहा है, 162.4। इसका एवरेज अगर आप निकाल लेते हैं तो 2 8 जा 60, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 81.2 जो नियर अबाउट लगभग बराबर है किसके, बेरियम के, ब्रोमीन के कितना 79.9। लेकिन प्रॉब्लम ये इनके साथ हुई कि जो इन्होंने सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाए, बाकी के ग्रुप इनके बन नहीं पाए जो ज्ञात और तत्व थे। इसके लिए इनका जो ये जो सिस्टम था कुछ ही तत्वों के लिए था, बाद में ये अमान्य हो गया। इसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छा प्रयास था, दूसरा सबसे अच्छा प्रयास किसने किया, न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव रूल में न्यूलैंड ने क्या बोला कि जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा ध नी, और इंग्लिश में डो रे मी फा सो ला टी, जो ये जो 7 सुर होते हैं, ऐसे ही अगर तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को दोहराता है। जैसे संगीत में सा रे गा मा पा ध नी, नी के बाद फिर से सा आता है, वैसे ही तत्वों के गुणधर्म को अगर उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को दर्शाता है। अब देखिए जो इनका जो सारे गामा आप लिख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर से सा पे आता है, और इंग्लिश में अगर हम उसको कहें तो डो रे मी फा सो ला और टी। तो ये जो सप्तक है संगीत के, इसके अनुसार जब इन्होंने तत्वों को रखा, जैसे पहला तत्व क्या रखा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 तत्व हुए। 8वां तत्व क्या आया, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फिर आया 8वां क्लोरीन, क्लोरीन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज और आयरन। तो इस तरह से इन्होंने जो ये तत्व रखा। अब आप देखिए जो गुणधर्म हाइड्रोजन का होता है वही फ्लोरीन का, वही क्लोरीन का, जो लिथियम का होता है वही सोडियम का, वही कैल्शियम का, बेरिलियम का जो होता है वैसे ही सेम गुणधर्म लगभग होता है मैग्नीशियम का, और वही कैल्शियम का होता है। तो जब ये उन्होंने गुणधर्म रखा तो कैल्शियम तक तो इनका बिल्कुल परफेक्ट आया, ये बिल्कुल सही हुए। उसके बाद इनका जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। जैसे देखें यहां पे ये प्योर अधातुओं के साथ ये नॉन मेटल जो है उनके साथ ये आयरन प्योर मेटल को रख दिया। नॉन मेटल ये है इनके साथ, यहाँ पे मैग्नीज है, मैग्नीज को रख दिया। तो मैग्नीज को नॉन मेटल के साथ, आयरन को नॉन मेटल के साथ, इसके लिए सफल नहीं हो पाए। इसके बाद इन्होंने डो में कोबाल्ट और निकिल को डाल दिया। कोबाल्ट और निकिल ये 2 तत्वों को डाल दिया अपने को एडजस्ट करने के लिए। वही फा में सेरियम और लैंथियम को डाल दिया, जो फा था उसमें सेरियम और लैंथियम को डाल दिया। तो ये इसके कारण ये काफी सफल नहीं हो सके, और न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए
तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यह भी समय के साथ अमान्य हो गया। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रयास किया वो था रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव। रशियन वैज्ञानिक जो मेंडलीव थे, उन्होंने दीर्घ आवर्त सारणी की एक संकल्पना दी। आवर्त सारणी को उन्होंने, जो उस समय ज्ञात थे 63 तत्व, 63 तत्व एलिमेंट्स जो ज्ञात थे, उनको 7 पीरियड्स और 8 रोज में रखा, 7 आवर्त और 8 समूह में रखा। बाद में जब इनर्ट गैस खोजे गए तो उनको 8वें समूह के बाद 9वें समूह में, तो पहली बार जो टेबुलेशन फॉर्म दिया गया, टेबल के फॉर्म में दिया गया, उसका किसने शुरुआत की थी? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने उसको टेबल फॉर्म की शुरुआत की थी, तत्वों को टेबलेटेड फॉर्म में रखा था। और किसमें? पीरियड्स और ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। पीरियड्स और ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। पीरियड और ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। पीरियड्स कितने थे? 7। ग्रुप्स कितने थे? 8 प्लस एक बाद में ऐड किया गया, इनर्ट जब गैस ऐड किया गया तो 8 प्लस, तो जो 8 ग्रुप्स थे उनको भी उन्होंने किस में डिवाइड किया? ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो 8 ग्रुप को भी ए और बी पार्ट में, 7 तक 8 ग्रुप बनाए थे उन्होंने, लेकिन 7 तक जो ग्रुप थे ए और बी में थे और 8वां ग्रुप सिंगल में था। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप और पीरियड को बनाया। अब तो मेंडलीव ने एक नियम दिया जिसको कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या है मेंडलीव का आवर्त नियम? कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मतलब परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। मींस कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये उन्होंने नियम दिया। तो पीरियोडिक टेबल की जो खासियत थी उनकी, मैंने आपको बताया कि पीरियड्स और रोज में थी। तो क्या मेरिट्स था? मेंडलीव जानते थे कि जैसे जैसे वैज्ञानिक खोजें आती जाएंगी, तत्वों के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां भी आती जाएंगी, तो उन्होंने फ्लेक्सिबल बनाया था कि हम तत्वों को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहली खासियत क्या थी कि जैसे बेरिलियम, जो बेरिलियम था उसका पहले परमाणु द्रव्यमान 14.09 उन्होंने ज्ञात किया था। बाद में पता चला कि इसका जो द्रव्यमान है वो 9.4 है। तो 9.4 डाल्टन था। तो बेरिलियम को पहले कहां रखा गया था? बोरान के बाद बेरिलियम को रखा गया था। जब ये चीजें पता चली कि इसका परमाणु द्रव्यमान 9.5 है, तो बेरिलियम को बोरान के पहले रख दिया गया। मतलब ये फ्लेक्सिबल था, इसको आगे पीछे हम कर सकते थे। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे तत्व जिनकी खोज नहीं हुई थी, इन्होंने ऐसे तत्व जिनकी उस समय खोज नहीं हुई थी उसके बारे में भविष्यवाणी की थी। और 3 स्थान खाली छोड़ रखे थे जिसका नाम उन्होंने एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रखा था। एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रखा था, जो बाद में जब खोजा गया तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये 3 तत्वों के नाम से वो जाने गए। एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। स्कैंडियम, स्कैंडियम Sc, गैलियम Ga और जर्मेनियम Ge, ये तत्व वहां पे पाए गए। बाद में इन्होंने जब देखा, इन्होंने कुछ इनकी प्रॉपर्टी भी, जैसे इन्होंने जो प्रॉपर्टी रखी थी किसकी? गैलियम की। इन्होंने गैलियम की जो प्रॉपर्टी रखी थी, तो गैलियम क्या था? एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम जो था, तो उन्होंने इनके जो प्रॉपर्टी थी वो किसके बेस पे थी? पहला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास रखा। एटॉमिक मास के बाद उसकी डेंसिटी रखी। डेंसिटी के बाद उन्होंने उसका मेल्टिंग पॉइंट रखा। मेल्टिंग पॉइंट के बाद उन्होंने उसके क्लोराइड्स, फिर ऑक्साइड्स,
और ऑक्साइड्स के बाद ऑक्साइड्स का नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड रखा। और ये एका एल्यूमिनियम के बारे में और ये गैलियम दोनों का कंपेयर कीजिए। तो जो एटॉमिक मास था वो कितना था जब इन्होंने खोजा था, एटॉमिक मास उसका कितना था 68, इन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास 68 होगा। और जब खोजा गया गैलियम तो 69.7 आया, लगभग बराबर था। इसके बाद डेंसिटी इन्होंने 5.9 बताई, जब ये तत्व खोजा गया तो उसकी डेंसिटी 5.94, एकदम लगभग मिलता जुलता आया। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट था इन्होंने बताया था कम है और ये 30.2 आया। जो इनका क्लोराइड का फॉर्मूला था वो था ECl3, बाद में GaCl3 मिला, सेम था। ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3, Ga2O3, और ये हर्माफ्रोडाइट थे, उभयधर्मी थे। हर्माफ्रोडाइट ये दोनों ही थे, उभयधर्मी। मतलब जो मेंडलीव ने जितनी जानकारी दी थी वैसे के वैसे ही ये सारे तत्व मिले उनको। इसके बाद उनके और क्या खासियत थी कि उनके समय तक अक्रिय गैस नहीं खोजे गए थे। बाद में जब ये इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस खोजे गए तो सारणी के बाहर एक नया समूह बना दिया गया और उसमें ऐड कर दिया गया। इसके बाद जो डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स, मेंडलीव के डीमेरिट्स क्या थे? मेंडलीव के डीमेरिट ये थे कि पहला कोबाल्ट और निकिल, पहला कोबाल्ट और जो निकिल थे इनके जो एटॉमिक मास था, जो इनका एटॉमिक मास था वो पूर्णांक में समान थे, तो इनके प्लेस के बारे में वो निश्चित नहीं कर सके। दूसरा जो समस्थानिक थे, जो समस्थानिक थे, आइसोटोप्स थे, जो आइसोटोप्स थे, आइसोटोप्स की खोज नहीं की गई थी। तो जब खोज की गई तो वो आइसोटोप्स के बारे में बता नहीं सके। तीसरा क्या था कि दो तत्वों के बीच जब खोजे जाएंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, तो दो तत्वों के बीच जो एटॉमिक, कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस है तो कितने नए तत्व आएंगे, इसके बारे में वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सके। चौथा जो उनका डिमेरिट था वो था हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान वो नहीं बता पाए क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सोडियम और फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों जैसे गुणधर्म वो दर्शाता था। इसके लिए वो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। इसके लिए ये मान्य तो था लेकिन सब तत्वों के लिए ये सफल नहीं हो पाया।